हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली चलने वाला है। इससे आपका ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि आपके जो है ना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें। उसी प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। बस यहाँ पे जितने भी आपको टेस्ट करवाए जा रहे हैं सभी टेस्टों को आपको अच्छे से करना है, उनका एनालिसिस करना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि मुझे मतलब आपको किस मतलब टॉपिक में कमजोरी आ रही है, तो उस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आज क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि आपके 40 नंबर के रहेंगे। आज का आपका टारगेट रहेगा 40 में से 36 क्वेश्चन, मतलब 36 नंबर का आपका आज का टारगेट रहना चाहिए। वीडियो के एंड में बताइएगा आप लोगों ने आज कितना टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, मेरे साथ सॉल्व करिए और साथ ही साथ अपना आंसर भी देखते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो 11 है इसका संबंध दिया गया है 1332 से। 11 का संबंध किससे दिया गया है? 1332 से दिया गया है। उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जब 11 को करते हैं हम क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। क्या होता है? 1331। अगर उसमें हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1332 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके का इसमें लॉजिक लगाया गया है, यानी कि जो पहली संख्या है इसका पहले क्या कर दिया है? क्यूब कर दिया है। उसके बाद उसमें एक जोड़ दिया है तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो बन गई है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 12 का। तो 12 का पहले क्या करना पड़ेगा? 12 का पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो 12 का जैसे हम करेंगे क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है? तो 12 का क्यूब होता है 1728। अब ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1729। तो 1729 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन तीसरे वाले में 1729 हमें दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर भी अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, यानी कि 1729 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया होगा। देखिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया है? ए दिया गया है, बी दिया गया है। इसका संबंध दिया गया है हमें सी और डी से। उसके बाद हमसे डबल यहाँ पे लगा करके बोल रहे हैं डब्ल्यू एक्स का संबंध किससे होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ए हम देखेंगे तो ए का संबंध किससे है? सी से है। ए अपना कितने नंबर पे आता है? ए 1 पे आता है। उसके बाद जो अपना सी है वो 3 पे आता है। आप लोग तो ऐसे देख सकते हो, जैसे आप जहाँ पे देखेंगे ए के बाद क्या है? बी है। उसके बाद क्या है? सी है और डी है। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे डब्ल्यू है, फिर उसके बाद एक्स है। अब देखिए डब्ल्यू एक्स ये आपस में, मतलब डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। अब एक्स के बाद क्या आएगा? वाई आएगा। वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। यानी कि जो इसके बाद आने वाला है वो क्या आएगा? वाई और जेड। यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होने वाला है इस प्रश्न का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे वाई जेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पहले है, यानी कि पूर्व है। तो 5 मई से पहले है किसका जन्मदिन? आर को जन्मदिन 5 मई से पहले है। अब देखिए जैसे आपको पता चल गया कि 5 मई से पहले, तो 5 आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक बना लेंगे। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे। अब आर की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात है, यानी कि 3 मई को नहीं है, 3 मई के बाद में है। अब देखिए 5 से पहले है और 3 के बाद में है, तो ऐसी कौन सी संख्या आती है 3 के बाद और 5 से पहले? तो आएगी 4, यानी कि 4 मई को क्या है? उसका जन्मदिन है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 मई को उसका जन्मदिन है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पे आपके सामने हैं।
इसमें कह रहे हैं कि निर्देश दिए गए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें, अन्य से भिन्न। अन्य से भिन्न का मतलब होता है विषम चुनिए। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट निकालना होता है। जो आप विषम देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन पहला ही उठाते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन पहला इसमें उठाया हमने ए, डी, जी और जे। इसमें जैसे हमने ऑप्शन नंबर पहला उठाया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ए अपना जो है ना वो कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे और जे आता है अपना 10 पे। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1 से 4 हुआ है, 3 जोड़ा गया है, 4 से 7 हुआ है, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है और 7 से 10 हुआ है, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया है। यानी कि सभी में क्या कर रहे हैं, 3 3 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपना इसमें ये लॉजिक निकल के आया। अब हम सेकंड ऑप्शन उठाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या जोड़ा गया है। तो एम हमने देखा तो एम अपना 13 पे आता है, पी आता है अपना 16 पे, एस 19 पे आता है और भी अपना 22 पे आता है। अब देखिए 13 और 3 होता है 16, 16 और 3 कितना होता है 19 होता है और उसके बाद 19 और 3 कितना होता है 22। यानी कि इसमें भी वही सेम लॉजिक लगाया गया है, 3 3 को जोड़ा गया है। तो इसमें ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन उठाएंगे जैसे हम, तो इसमें ई और एच और जे और एन लिखा है हमारे सामने। अब देखिए ई अपना कितने पे आता है, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे और यहाँ पे एन 14 पे आता है। अब देखिए जैसे हम देखें 5 और 3 8 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो 3 जोड़ा गया है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 और 4 होता है 14। यानी कि इसमें इन्होंने गड़बड़ बैठा दी है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 जोड़ना चाहिए था और यहाँ पर भी 3 जोड़ना चाहिए था। तो हमारा मतलब अलग कौन सा हो जाएगा सबसे, तो अलग यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इस प्रश्न में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन 4 को भी चेक कर सकते हो, तो इसमें भी क्या क्या जोड़ रहे हैं, 3 3 ही जोड़ा जा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन 3 को भी देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन 5 आ चुका है। इसमें कह रहे हैं आपसे कि दिए, इसमें भी आपको क्या निकालना है, आपको इसमें भी बेसिकली क्या निकालना है, अन्य से विषम को चुनना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर। अब दिसंबर में आप सभी को पता है अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। इस महीने में दिनों की संख्या होती है 31। उसके बाद अगर आप देखें जनवरी, तो जनवरी में भी कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। और अगर मार्च में देखें आप, तो मार्च में भी कितने दिन होते हैं, तो मार्च में भी 31 दिन होते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी को देखेंगे तो फरवरी में कभी क्या होता है, फरवरी में कितने होते हैं, तो फरवरी में होते हैं 28 दिन या फिर होते हैं 29 दिन। अब 29 दिन किस दिन होते हैं, वो लीप ईयर होता है, उस दिन को कहते हैं 29 दिन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है इसमें, तो इसमें ये होने वाला है। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा, फरवरी सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और मार्च तीनों में एक जैसे दिन हैं, यानी कि 31 दिन हैं। और फरवरी यहाँ पे है, इसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा रहे हैं। इसमें देखिए पहले तो आपको ये पढ़ना है कि क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, छोटी चीज़ आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे आरोही क्रम चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आरोही क्रम में इसको बैठाना है। तो आरोही क्रम में कैसे बैठाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चिल्का क्या है। तो चिल्का क्या है, एक झील है जो कि कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। क्या, चिल्का झील। तो उड़ीसा में स्थित क्या है, चिल्का झील। तो झील क्या है, सबसे छोटी है इन ऑप्शंस में से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है, अटलांटिक एक महासागर है और बंगाल की खाड़ी जो है ना वो क्या है, एक सागर है। तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ें पता चल गई हैं। अब हमें बस इनका क्रम लगाना है। तो छोटे से बड़े के और चलेंगे हम। तो छोटे से बड़े क्या आएगा, पहले आएगा चिल्का। तो पहले चिल्का झील है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये चीज़ आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं। चिल्का के बाद क्या आएगा, चिल्का से बड़ी क्या है, तो चिल्का से बड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन से में है, तो ऑप्शन ए, सॉरी जो अपना ए है वो उसमें आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद अगर आप देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी से बड़ा क्या है, तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन डी वाला। और जो अपना यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो यानी कि इसका जो कोड बनने वाला है वो बनेगा ए। उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या इसका कोड बनेगा, तो यहाँ पे इसका कोड बनेगा CA
डी और बी। तो इस तरीके से इसका कोड बनेगा। अब कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन तीसरे वाले में इसका दिख रहा है CADB। करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन 7 और 8 यहाँ पे आपसे डिस्कस करना है कि क्वेश्चन 7 और 8 में क्या करना है। यहाँ पे आपको निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन 7 और 8 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कि एक पद यहाँ पे क्या है, गायब है, और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी कि आपको ये चीज़ निकालनी है, जो गायब पद है उसको ज्ञात करना है। तो आपको मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पे इसको पूरा चेक नहीं करना है। पूरा चेक करेंगे तो आप लोग टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा, और उसमें जब टाइम लगेगा तो आपको जो है ना एग्ज़ाम में टाइम का कम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके सामने जैसे क्या लिखा है, सबसे पहले तो आपके सामने पहले लिखा है बी और सी, BC लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, G और H लिखा हुआ है। ठीक है, BC के बाद क्या है, G और H है। तो आपको जो पहले वर्ड का निकालना है, पहला जो लेटर है उसके बाद उसको निकालना है। जैसे आपने B देखा तो B अपना 6 आएगा और G अपना आएगा 7 नंबर पे। यानी कि जो 2 है उससे क्या हुआ है, 7 हुआ है। कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। उसके बाद अगर आप देखें G यहाँ पे पहला लेटर है और यहाँ पे अगला लेटर क्या है, L और M। अब देखिए L अपना जो है ना 12 नंबर पे आता है, G अपना 7 नंबर पे आता है। तो इसमें भी कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। तो अब बस यही सीरीज को आपको फॉलो कराना है, यानी कि 5 को जोड़ना है। तो पहले हमने 2 में 5 जोड़ा तो हो गया 7, और 7 पे क्या आता है, G आता है। उसी प्रकार से अगर 7 में 5 जोड़ा तो 12 हो गया, और 12 पे क्या आता है, L आता है। अब L में हम 5 जोड़ेंगे, यानी कि 12 नंबर पे हम कितना जोड़ेंगे, 5, और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे आता है Q। अब यहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग किससे होगी, Q से स्टार्टिंग होगी। तो Q अपना कौन से ऑप्शन है, पहले तो ये देखें। तो Q केवल यहाँ पे एक ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। तो जिस ऑप्शन में Q से स्टार्ट है तो वही अपना राइट आंसर होने वाला है। यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है ना वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, Q और R। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, और 8 में आपसे क्या बोल रहे हैं, 8 में आपसे बोल रहे हैं एक सीरीज आपको दी गई है, एक श्रृंखला आपको दी गई है। अब आपको यहाँ पे श्रृंखला में ये बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो बहुत आसान सी सीरीज़ दिख रही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले 4 था, उसके बाद हुआ है 8, उसके बाद 16 हुआ है, फिर 32 हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 4 का यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई, और फिर से 2 से मल्टीप्लाई। कैसे, 4 दूनी होता है 8, फिर 8 दूनी कितना होगा, 16, 16 दूनी होगा 32, और 32 दूनी कितना होना चाहिए, तो 32 दूनी होना चाहिए यहाँ पे 64। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, 64 आएगा। तो 64 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें है, वो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा सही है या फिर नहीं है। तो देखिए 64 है, अब यहाँ पे भी तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो 128 तो हमें पहले से ही दिया गया है, यानी कि 64 जो लिखा है हमने वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चेक भी हो गया। तो ऑप्शन जो पहला है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कथन और निष्कर्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथन देखते हैं और सीधा सीधा उसके निष्कर्षों को देखते हैं। तो देखिए कथन आपको 2 कथन दिए गए हैं और 2 ही आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी कलम क्या है, पेंसिलें हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक वेन डायग्राम बनाना होता है। वेन डायग्राम तो आप सभी लोग जानते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। उसमें सबसे पहले तो आपको एक वेन डायग्राम बनाना होता है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे कि सभी कलम क्या हैं, पेंसिल हैं। तो जितनी भी कलम हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, पेंसिल के अंदर आ जाएंगे। तो पेंसिल को हम केवल पा से व्यक्त करेंगे। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे हम कि कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, यानी कि जो पेंसिल है बाहर वाला जो अपना सर्किल है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो रबड़ को जो है ना अपन को अलग रखना पड़ेगा। तो रबड़ यहाँ पे अलग में आ जाएगी। ठीक है, तो अब अलग में आ गई। अब हमसे निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, तो निष्कर्ष ये कह रहे हैं, पहला निष्कर्ष है कि कोई रबड़ कलम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कलम अंदर वाला है, और उसके बाहर क्या है, उसके बाहर है यहाँ पे आपका जो पेंसिल वाला। उसके बाद कह रहे हैं रबड़। तो अब देखिए यहाँ पे कलम, पेंसिल और रबड़ का संबंध कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ मान के चलिए कि आपका घर है और आपके जो पिताजी हैं यहाँ पे
जो कलम है वो आप अपने आप को मान लीजिए, और जो पेंसिल है उसको आप पिताजी मान सकते हैं, और यहाँ पे जो रबड़ है वो आप पिताजी के दुश्मन को मान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पिताजी के दुश्मन से, जैसे पिताजी की लड़ाई है रबड़ से, तो रबड़ जो है ना, रबड़ नाम के व्यक्ति से पिताजी की बोलचाल नहीं होगी। उसी प्रकार से क्योंकि आप तो पिताजी के अंदर मतलब पिताजी के घर में ही रह रहे हो, तो आपकी भी बोलचाल नहीं होगी, क्योंकि देखिए अंदर है, यहाँ पे बीच में पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे रबड़ से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई रबड़ कलम नहीं है। तो ये बात ये बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है इनका। तो यहाँ पे जो पहला वाला निष्कर्ष है वो तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला भी। तो सेकंड वाले में कह रहे हैं कि कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो ये वाला भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए रबड़ का संबंध जब कलम से नहीं है तो कलम का संबंध भी रबड़ से नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला भी निष्कर्ष सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो अब दोनों निष्कर्ष सही हो गए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन तीसरा वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन बताइए, सही क्रम समूह चुनिए। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में पहले तो 21 है, उसके बाद एक स्टार लगाया है, फिर 7 है, फिर एक स्टार है, और फिर है 6, और फिर एक स्टार है, और फिर क्या है 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है ना चिन्हों का संयोजन चूज़ करना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें तो बेसिकली आपके दो ही तरीके हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कि आप एक एक ऑप्शन को उठा करके चेक करें। तो आपको जब ऐसा मतलब यहाँ पे तो बहुत छोटी इक्वेशन आई है, कई बार क्या होता है आपसे 5-5 बार स्टार दे दिए जाते हैं और वहाँ पे आपको चेक करना होता है। तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन को रख के चेक करना है। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप लोग बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो ये ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप लोग जो है ना डिवाइड वाला जो होता है उसकी पहले पोजीशन फिक्स करें, यानी कि डिवाइड वाला चिन्ह जहाँ पर भी लगेगा उस स्थान पे पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। जैसे आपने देखा यहाँ पे डिवाइड वाला चिन्ह सेकंड नंबर पे है, और सेकंड स्टार के यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 6, तो 6 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसमें एक शेषफल बच रहा है। तो अभी इस ऑप्शन को छोड़ना है, तो पहला वाला ऑप्शन छोड़ेंगे हम। अब सेकेंड ऑप्शन उठाएंगे। यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जैसे हमने उठाया तो सेकेंड ऑप्शन में आपसे पहले ही स्थान पे डिवाइड दे दिया, यानी कि 21 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 बराबर कितना है 9। अब देखिए 7 का डिवाइड जब करेंगे 21 में तो 3 बार जाएगा, और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 6 और 3 कितना होता है 9 बराबर 9, यानी कि जो इक्वेशन जो है ना बिल्कुल सही से फिट बैठ गई है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए मैं आपको इसको एलिमिनेट करने का तरीका भी बता सकता हूँ कि आप लोग कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। तो पहले हमने ये वाला ऑप्शन इस वजह से हटाया कि इसमें डिवाइड चला गया, मतलब डिवाइड जो है ना वो आपका पूरा पूरा नहीं जा रहा था। उसी प्रकार से आप लोग इसमें भी जब देखेंगे थर्ड वाले ऑप्शन में, तो इसमें 6/9 हो जाएगा, तो इसमें भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दो ऑप्शन में से आप लोग जल्द से जल्द चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो दो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अपना ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, और क्वेश्चन 11 में कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा है, कोई विशिष्ट कूट भाषा है, उसमें PER को क्या लिख रहे हैं 78 तथा PEN को 70 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में क्या कह रहे हैं OWL यानी कि आउल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है इसका आंसर। तो देखिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, और वो ख्याल क्या होगा कि आप इनके नंबर को आपस में जोड़ो। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा P, E और R, तो P अपना 16 नंबर पे आता है, E अपना 5 नंबर पे आता है, R अपना 18 पे आता है। ठीक है, अब जब इसको आप जोड़ेंगे तो 16 और 5 21 होता है, 21 और 8 होता है 28, और सॉरी 21 और 8 कितना होगा 29, 29 और 10 हो जाएगा 39, यानी कि यहाँ पे जो इसका जोड़ है वो कितना निकल के आएगा 39। अब यहाँ पे तो 39 इसका जोड़ हुआ है, इन्होंने लिखा कितना है 78, यानी कि इसमें क्या किया गया है 2 का मल्टीप्लाई।
तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78। तो 78 इस तरीके से आया है, ठीक है। अब हमने ये लॉजिक इसमें लगा के देख लिया। अब हमें लगता है कि ये लॉजिक सही है या फिर नहीं है, अभी इसका कन्फर्म तो हुआ नहीं है। तो अब ये लॉजिक सही है कैसे पता करेंगे, तो PEN में और चेक कर लेंगे। तो PEN को 70 लिख रहे हैं। अब 70 कैसे लिखेंगे, तो P अपना 16 पे आता है, E आता है अपना कितने पे, E आता है अपना 5 पे, और N आता है अपना 14 पे। अब देखिए 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 30 हो जाएगा, 30 और 5 हो जाएगा 35, और 35 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो वही लॉजिक को फॉलो किया गया, यानी कि इनका जो पहले आपके जो लेटर हैं उनका मान लिख लिया है। उनका मान जैसे P अपना 16 पे आता है, इस तरीके से उसका मान लिख लिया है, सभी को आपस में जोड़ दिया है, और लास्ट में जितना भी जोड़ आया है उसको क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे अब आउल का निकालना है। तो OWL, अब देखिए L अपना 12 पे और W अपना 23 पे, O अपना 15 पे। तो 15 और 23 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 होने वाला है, 38 और 12 होने वाला है अपना 50। तो 38 और 12 50 हो जाएगा, और 50 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है 2 वाला, ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 इस प्रश्न का सही आंसर है। आउल का कोड क्या हो जाएगा, आउल बराबर हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है आपके सामने, और क्वेश्चन 12 में आपसे कह रहे हैं कि माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। अब कह रहे हैं माया ने कहा मेरी माता, यानी कि जो माया है इसकी माता, किसकी माता, माया की माता, माया की माता, माया की माता, ठीक है। माया की माता किसकी बहन है, रंजीत का कोई भाई है, रंजीत का कोई भाई है, इसकी बहन है, यानी कि रंजीत का भाई है तो इसकी बहन है, तो यानी कि रंजीत की भी बहन होगी। तो रंजीत की भी बहन होगी, तो अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रंजीत का माया से क्या संबंध है। तो नीचे देखिए माया यहाँ पर है और रंजीत यहाँ पे। अब देखिए माया जो है ना, माता इनकी कोई भी आप लोग मान सकते हो, तो माता का भाई कौन हो जाएगा इनका, तो माता का भाई, यानी कि माँ के भाई माया के कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रंजीत इसके मामा हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, मामा, यहाँ पे ऑप्शन 2 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अगर उनको नहीं किया है, लेकिन आप लोग इनको जरूर करिए क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ही इसी प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका लगता है, और थोड़ा सा आपको जब आंसर नहीं आता है तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, 5 लड़कियां हैं एक पंक्ति में बैठी हुई हैं और यहाँ पे इस प्रकार से बैठी हुई हैं। जब आपसे कहा नहीं जाए कि इनका मुंह उत्तर दिशा में है, तो आप लोग पहले से ही मान के चलेंगे कि इनका मुंह कहाँ पर है, उत्तर दिशा में। अब पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एक बार। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी हुई है किंतु ताप्ती के नहीं। अब कृष्णा रमा के निकटतम बैठी हुई है और जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है। अब पंक्ति में बीच में कौन बैठा है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी हो गया पूरा। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पता चली कि सबसे लास्ट में और सबसे पहला कौन बैठा है। तो देखिए जो कि बाएं छोर पर बैठा है, पहले तो दाएं छोर का आप लोग देखें कि ताप्ती दाएं छोर पर बैठी हुई है, यानी कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, ताप्ती, यानी कि जो राइट छोर है यहाँ पे और ये लेफ्ट छोर है, यानी कि बायां और दायां। तो राइट छोर पर कौन बैठी है, दाएं छोर पर कौन बैठी है, ताप्ती बैठी हुई है। और बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी हुई है, जो कि बाएं छोर पर, यानी कि जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है, जो वर्ड होता है जो अपना पहला वाला है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। कृष्णा रमा के निकटतम दाएं बैठी हुई है, जो कि बाएं छोर पर बैठी है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे जो है ना कृष्णा कहाँ पे हो जाएंगे सबसे पहले, तो लेफ्ट छोर पर कौन हो जाएंगे, कृष्णा यहाँ पे सबसे पहले हो गई। उसके बाद कह रहा है रमा के निकटतम बैठी है, अब इसके बाद कौन आ जाएगी, रमा आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे रमा आ गई तो 3 लोगों की अपनी पोजीशन फिक्स हो गई। अब अगली स्टेप यहाँ पे शुरुआत से पढ़ेंगे हम। तो शुरुआत में कह रहे हैं कि सुधा पद्मा के निकटतम बैठी हुई है किंतु ताप्ती के नहीं। तो सुधा पद्मा के निकटतम बैठी हुई है किंतु ताप्ती के नहीं, यानी कि देखिए अब ताप्ती यहाँ पर हैं तो इनके निकटतम कौन नहीं होगा, सुधा नहीं होंगी, तो सुधा यहाँ पे बीच में आ सकती हैं
और पद्मा यहाँ पे इधर आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी बन सकता है। अब इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, तो हमें ये बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो पंक्ति के बीच में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है पंक्ति के बीच में कौन हो जाएंगी, सुधा हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सुधा करेक्ट आंसर है या नहीं है उसको देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोगों से, यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपसे गलत बन गया है, तो इसको फिर से बनाएंगे एक बार। देखिए, अब हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पंक्ति खींच लेनी है। शुरुआत से पढ़ते हैं कि सुधा पद्मा के निकटतम बैठी हुई है किंतु ताप्ती के नहीं। ताप्ती के निकटतम नहीं है सुधा, यानी कि पद्मा के निकटतम तो बैठी है लेकिन ताप्ती के निकटतम नहीं बैठी है। अब कृष्णा रमा के निकटतम बैठी हुई है जो कि बाएं छोर पर है। अब ये जो रमा है वो बाएं छोर पर है, हमने क्या बना दिया था अभी, कृष्णा बना दिए थे। रमा किस छोर पर है, बाएं छोर पर है। उसके बाद कौन हो जाएंगे, कृष्णा हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या बैठे हैं, निकटतम बैठे हैं। अगली स्टेप पढ़ते हैं, जो कि बाएं छोर पर बैठी हुई हैं। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, मतलब लास्ट में कौन है, जो अपना लेफ्ट छोर इधर है और राइट छोर इधर है। तो ताप्ती अपने किसके मतलब राइट छोर पर बैठी हुई हैं, दाएं छोर पर बैठी हुई हैं। और कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है। अब देखिए, कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पर क्या आएंगी, पद्मा आएंगी। तो यहाँ पे पद्मा हो गई, और कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है, मतलब आपस में ये लोग बगल से बैठी हैं, निकटतम बैठी हैं। तो केवल एक ही बचा है यहाँ पे, सुधा। तो सुधा यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा पूरा बन गया। यहाँ पे कौन है, रमा है। यहाँ पे कौन है, रमा है। यहाँ पे कृष्णा है। यहाँ पे पद्मा है। यहाँ पे सुधा है। और यहाँ पे क्या है, ताप्ती हैं। अब हमसे ये कह रहे हैं कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो पंक्ति के बीच में यहाँ पे कौन बैठा है, पद्मा बैठी हुई हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पद्मा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉरी कह देता हूँ मैं आपको फिर से कि मैंने थोड़ा सा आपको आगे जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। बस कोई बात नहीं है, जब आप इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक कूट भाषा में इस प्रकार से जो आपको एक वर्ड दिया गया है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें जो आपको सेकंड वर्ड दिया गया है तो इसे कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस जो अपने सामने वर्ड है DELIBERATION, तो इस प्रकार से आपके सामने वर्ड है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। अब देखिए, आप जब इसको गौर से देखेंगे तो एन सबसे लास्ट में था, वो सबसे पहले हो गया है। इसको बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, रिवर्स कर दिया है। कैसे रिवर्स कर दिया है, ये सबसे लास्ट वाला पहले, उसके बाद ओ, फिर आई, फिर TAREBILE और D, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। तो हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो INFI और RMIT और Y। अब देखिए, Y से शुरुआत होगी, यहाँ पे Y आ जाएगा, उसके बाद T आएगा, फिर I आ जाएगा, फिर M आ जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा स्टार्ट है, Y से। तो Y से ऑप्शन अपना केवल यहाँ पे 2 ऑप्शन स्टार्ट है। तो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन चले जाएंगे। केवल तीसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन स्टार्ट है। Y के बाद क्या आएगा, T आएगा। Y के बाद T इसमें नहीं है तो ये वाला भी चला गया। ऑप्शन बचा केवल नंबर तीसरा। तो ऑप्शन तीसरा बचा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें बेसिकली किया क्या है, रिवर्स पैटर्न अपनाया गया है, उल्टा कर दिया है इसको, Y से स्टार्टिंग कर ली है। ठीक है, तो Y के बाद T, फिर I, फिर M, फिर R, फिर I, इस तरीके से इस यहाँ पे चलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे एक दर्पण आकृति पूछी गई है। देखिए यहाँ पे यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति सही उत्तर होगी। यानी कि जो आपके सामने एक दर्पण आकृति है, इसमें ऑप्शंस में से बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति सही होने वाली है। तो आपके सामने यहाँ पे जो दर्पण होता है उसमें जो लेफ़्ट की चीज़ होती है वो चेंज हो जाती है राइट में। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे राइट साइड देख रहे थे तो उसमें किस तरफ हो जाएगा, लेफ़्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये इस तरीके से बना हुआ है, तो अब ये इस तरीके से बनेगा। अब ये इस तरीके से बनेगा तो कौन से ऑप्शन, पहले तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, 2 ऑप्शन आपको हटा देने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसकी जो पूंछ है इस तरीके से है, तो अब वो इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे तो इस तरीके से ही ये सेम ही कर दिए, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 बचा हुआ है, तो वही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस प्रश्न का। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16।
इसमें कह रहे हैं कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पे आपके सामने एक आकृति दी गई है और इसमें आपको इसको पूरा करना है। तो इसको पूरा करने के लिए कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी यहाँ पर। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पे दिखेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स चाहिए होगा, उसमें इस प्रकार से और ये इस प्रकार से इस तरीके की आकृति चाहिए आपको। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। तो ऑप्शन जैसे हमने देखा कि अभी हमने कौन सा बनाया था, अभी हमने बनाया था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इस तरीके से गया था और ये इस तरीके से। अब ऑप्शन कौन सा था हमारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अभी आपके 3 क्वेश्चन ही शेष बचे हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है और 17 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैं आपको इस क्वेश्चन में इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपको कोई अपोजिट फलक पूछा जाए, इसमें विपरीत फलक पूछा जाए, तो आप इसको मात्र सेकेंड्स में, 1-2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं जिसके फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई हैं और उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 के विपरीत फलक पर निकालना है कि कौन सी संख्या है। तो आपको बेसिकली इन दोनों में से कोई भी ले लेना है, बस आपको ये देखना है कि केवल एक कॉमन हो। तो केवल एक किसी में कॉमन क्या है, तो मान के चलो इसमें हमने देखा इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, या फिर आप लोग इसमें और इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पहला और दूसरा वाला उठा ले। तो पहला और दूसरा उठाएंगे हम, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक एक दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग। अब एक के बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो 2 है, उसके बाद क्या है 4 है। अब यहाँ पे एक के बाद क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो यहाँ पे 3 है और उसके बाद क्या है 6 है। अब यहाँ पे जो निकल के आया आपके सामने 4 और 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत फलक हो जाएंगे। यानी कि 4 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत हो जाएगा 4। उसी प्रकार से 2 का विपरीत हो जाएगा 3, 3 का विपरीत हो जाएगा 2। अब बचा क्या रह गया, यहाँ पे केवल एक बचा रह गया है, वो क्या है 5। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 1। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है। तो 5 वाले के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। बस एक जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, उस ट्रिक से आप अगर चलते हो तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। यहाँ पे आपको एक आरेख दिया गया है और यहाँ पे एक आपको संबंध दिए गए हैं, कुछ संबंध दिए गए हैं, इनमें आपको एक संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो आपका एक वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो बड़ा वाला है उसके अंदर आ जाएंगे माता पिता, यानी कि माता और पिता। अब माता पिता आ जाएंगे इसके अंदर और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आएंगे माताएं और पिताएं। यानी कि जो माताएं हैं वो भी माता पिता के अंदर आ जाएंगी और पिताएं भी माता पिता के अंदर आ जाएंगी। यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 भी आपसे पूछ लिया गया है और 19 में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आकृति निहित। तो आकृति निहित वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और उसमें इस लेवल का पूछ लिया जाता है एसएससी में कि मतलब आप उसको देखते ही रहोगे और आपको थोड़ा सा समझ में भी नहीं आएगा। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये तो थोड़ा सा ईजी है, मैं खुद से बता रहा हूँ। इसमें आपसे देखिए इस प्रकार की आकृति आपको ढूंढनी है, तलाशनी है आपको इस प्रकार की आकृति कि ये आकृति आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगी। तो आप जब देखेंगे ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा। अब मैं सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे उसको देख पाएंगे। तो आपको ये वाली आकृति निकालनी है। तो ये वाली आकृति आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे जो आकृति है इस प्रकार से निकालनी थी, तो आपको वही आकृति मैंने निकाल के दिखा दी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। और लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृतियों में से
आकृतियों दिखाए गए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कागज़ दिया गया था। पहले तो इस प्रकार का पूरा कागज़ था आपके सामने, एक स्क्वायर टाइप का। उसको पहले इसमें आधा मोड़ा, फिर उसके बाद फिर से आधा मोड़ दिया है। तो अब आपको ये बताना है कि हमारा जो कागज़ खुलेगा वो कैसा खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको इस प्रकार से इस तरफ खुलेगा ये, अब ये इस तरफ जब खुलता है तो यहाँ पे जब ये जो दो बिंदी हैं ऊपर के साइड दिख रही हैं, अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका सर्कल बनेगा तो ये बिंदी इस तरीके से हो जाएंगी। उसी प्रकार से अब ये सर्कल यहाँ पे बनेगा तो ये बिंदी इस तरीके से हो जाएंगी और ये बिंदी इस तरीके से हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल बिंदियों की संख्या आएगी 1 2 3 4, यानी कि 8 बिंदी आने वाली हैं। तो 8 बिंदी किस में है, कौन से ऑप्शन में 8 बिंदी हैं? 1 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी 4 है तो ये भी गलत, थर्ड ऑप्शन भी 4 है तो ये भी गलत। अब फोर्थ ऑप्शन में कैसे सही दिख रहा है आपको, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो अपना 8 बिंदी हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो आज हमने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। और आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस में से कितने, मतलब 40 नंबर में से कितने नंबर हासिल किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो डेली प्रैक्टिस करिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट चलता है, उसके साथ साथ आपके जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन थे जो हिंदी में पूछे गए थे आपसे, उसके भी वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं।